नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो क्लास है, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बड़े ही विद्वान टीचर, एक विद्वान शिक्षक जो संस्कृत के और हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं और जिनसे जो है मुझे खुद शिक्षा लेने का मौका मिला। मैंने खुद उनसे शिक्षा ग्रहण की है, मैंने खुद उनसे संस्कृत पढ़ा है, मैंने खुद उनसे हिंदी पढ़ी है और आज मैं अपने गुरु से मिलवाने वाला हूं। और आप लोगों का सौभाग्य देखिए कि आज जो है सर आप लोगों को भी संस्कृत और हिंदी, इस दूरस्थ जो शिक्षा है अपनी, जो ऑनलाइन शिक्षा है, इसके माध्यम से सर आपको भी संस्कृत और हिंदी की क्लास देने के लिए मैंने सर को विवश किया। मैंने सर को बड़ा ही रिक्वेस्ट किया और उसके बाद जो है सर मान गए कि हाँ ठीक है, चलिए देते हैं, है ना। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है। तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे और इस एरिया के लोकप्रिय चमन सर को। चमन सर आप आए और यहाँ आने के लिए सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धीरज जी। सर जो है अभी सर का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है जिसके बारे में मैं समझिए कि अभी बोलने में एक तो मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि सर जो है, सर ने ही मुझे जो कुछ सिखाया, मैं जो कुछ भी हूं वो सर का ही एक देन है। सर पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर ने एमए किया हुआ है संस्कृत से, हिंदी से एमए एजुकेशन किया हुआ है सर ने, और सर अभी हाई स्कूल में कार्यरत हैं। बाकी सर जो है खुद आगे डील करेंगे इसको, तो आप सर के क्लास का आनंद लीजिए। और आने वाले समयों में हम लोग सर से लगातार यहाँ पे लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से सर से जुड़े रहेंगे और आपके जो भी विषय हैं वो सारे विषयों को हम लोग जो है यहाँ पे संस्कृत और हिंदी से संबंधित सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो सर आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद धीरज जी। आज जो विषय है जिस पर हमारी चर्चा होने वाली है वह संस्कृत। जैसा धीरज जी ने बताया है अभी कि संस्कृत विषय में इन्होंने भी कभी थोड़ा या ज्यादा शिक्षण का कार्य इन्होंने मेरे द्वारा लिया है या किया है। आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत की कुछ मौलिक चीजों को, इससे पूर्व हम पढ़ाए हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यह होगी किसी विषय को, किसी चीज को समझना, आखिर उसको क्यों पढ़ें। पहली बात आती है कि किसी कार्य को हम क्यों करें, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता है। आप सभी लोग विद्वत वर्ग के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, विद्या का अर्जन करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी कुछ न कुछ ध्येय होंगे, मैं संस्कृत क्यों पढ़ूं। उसी संदर्भ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संस्कृत आखिर क्यों पढ़ी जाए। तो सर्वप्रथम हमारे पढ़ने का उद्देश्य यह होता है कि हम धनार्जन कर सकें, ज्ञानार्जन हो और समाज में एक अच्छा सम्मान हमको मिल सके। तो क्या संस्कृत से ऐसा संभव है? तो इसका उत्तर है कि संस्कृत से बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम समाज में सम्मानित हो सकते हैं, अर्थार्जन कर सकते हैं, और ज्ञान की तो बात ही नहीं कही जाए, क्योंकि ज्ञान का प्रचुर भंडार अगर कहीं है तो वो हमारे संस्कृत में है। पहले मैं बताऊंगा अर्थार्जन के दृष्टिकोण से अगर संस्कृत हमको पढ़ना पड़े तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अगर हम चाहें तो संस्कृत विषय से भी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को हम क्रैक कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। अपने बिहार के पुलिस महानिदेशक पूर्व के जो थे, उन्होंने संस्कृत विषय से ही केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा पास किया था और बिहार में पुलिस महानिदेशक बने थे। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
तो शैक्षिक क्षेत्र में आपने सुना कि हम सबसे बड़ी परीक्षाओं को इस विषय के माध्यम से दे सकते हैं। अब संस्कृत क्यों पढ़ें, विषय यह आएगा तो पहली बात तो हो गई कि हम परीक्षा पास करें और हम उच्च से उच्चतम स्थान को जाएं, इसलिए पढ़ना। फिर संस्कृत क्यों पढ़े, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातों को बताता हूं। सबसे पहले संस्कृत क्यों, तो पहला है कि हम जानते हैं कि आज अंग्रेजी विषय जो है, जो विश्वमान्य है, लगभग सभी लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अंग्रेजी एक विश्वमान्य भाषा है। वैसे विश्वमान्य भाषा नहीं है, उससे भी ज्यादा भाषा बोली जाने वाली दूसरी भाषाएं हैं, लेकिन हमारी आपकी ऐसी भावना हो गई है कि अंग्रेजी के बिना सारे ज्ञान हमारे तुच्छ हैं। ऐसा नहीं है। मैं अभी यहां आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी भाषा जो है हमारी, इसमें 26 गो वर्ण है, 26 लेटर। हिंदी विषय का जब बात आता है, हिंदी भाषा की बात आती है, तो इसमें हमारे 33 और 11 44 वर्ण बताए गए हैं। 33 व्यंजन के हैं और 11 स्वर के हैं। और जैसे ही संस्कृत की बात आती है, संस्कृत की बात आती है, तो संस्कृत में 52 गो वर्ण है। स्वतः हम समझ सकते हैं कि जहां अंग्रेजी में 26 गो वर्ण है और संस्कृत में 52 गो वर्ण है, यानी दुगुना वर्ण है। तो वर्णों की संख्या जहां ज्यादा होगी, वहां निश्चित रूप से शब्दों की संख्या ज्यादा होगी, और जिसमें शब्दों की संख्या ज्यादा होगी उसके वाक्य जो होंगे अधिक होंगे, और वाक्यों की अधिकता और प्रचुरता के कारण निश्चित रूप से संस्कृत जो है सबसे समृद्ध भाषा कही जाएगी, पूरे प्रमाण के साथ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। अगर हमें सूर्य को बोलना हो, तो सूर्य के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम कहते हैं सन। सन यानी सूरज। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसके अतिरिक्त भी कोई शब्द होता है इसमें? तो इसका उत्तर है कि नहीं, सिर्फ अंग्रेजी में सन होता है। लेकिन अगर हम हिंदी में और संस्कृत में आते हैं, तो संस्कृत में इनके बहुत सारे नाम हैं सूरज के, जो 2 4 5 10 तो सभी लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी सन का नाम जानते हैं कि उनका नाम 10 या 12 15 है। उसी प्रकार वाटर कहते हैं। और भी आवश्यक वस्तुओं के नामों को आप स्मरण कर लीजिए, तो जहां एक नाम होता है वहीं संस्कृत में 10 5 2 4 निश्चित रूप से होते हैं। इसके अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो हमको संस्कृत इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हमारे पास वर्णों का, हमारे पास शब्दों का प्रचुर भंडार हो जाए, और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हमारे द्वारा नहीं की जाए। तो इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। ये हो गया पहला बात कि शब्दों की प्रचुरता के लिए हमको संस्कृत पढ़ना है। दूसरा विषय है क्यों संस्कृत पढ़े हैं। तो दूसरा विषय संस्कृत इसलिए पढ़ें कि संस्कृत में हमारी संस्कृति सन्निहित है। ऐसा बताया जाता है कि संस्कृत जो है, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत जो है सर्वप्राचीन भाषा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वेद प्राचीन है और वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है। तो संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई है, तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि संस्कृत पुरानी भाषा है हमारी। और अगर कोई पुरानी भाषा है तो निश्चित रूप से उसके बाद उत्पन्न होने वाली भाषा जो होगी उतनी समृद्ध नहीं हो सकती है। तो संस्कृत हमारी सर्वप्राचीन भाषा है। इसमें हमारे शब्दों का भंडार ज्यादा है, वाक्यों का भंडार ज्यादा है, प्राचीन संस्कृति हमारी इसमें निहित है।
इसलिए भी हमको संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा विषय हो गया। तीसरा विषय अगर मैं आपको कहूं तो तीसरा विषय जो है हमारा, हम अपने जो करिकुलम बनाए जाते हैं, जो पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक देश की एक शिक्षा नीति होती है कि अपनी पीढ़ी को कैसे शिक्षा देना है और उस शिक्षा को कैसे देना है, किसको आधार बना के देना है। तो प्रत्येक देश की सरकार वैसी एक पाठ्यक्रम बनाती है, एक पाठ्यचर्या का निर्माण करती है और उस पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है और पाठ्य पुस्तक बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो है, भारत हमारा देश जो है, अगर इंग्लैंड है तो वो अपने आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। हम अपने आधार पर अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृत अनिवार्य है। क्यों कि देखेंगे अभी हमारी भाषा में अगर अंग्रेजी की बात करते हैं हम, तो अंग्रेजी में अगर हमको चाचा बोलना हो तो हमको अंकल बोलना पड़ेगा। अंकल माने चाचा होता है। वैसे ही अगर हमको फूफा कहना हो तो भी अंग्रेजी में बोलना होगा तो हमको चाचा ही बोलना पड़ेगा, अंकल ही बोलना पड़ेगा। मामा कहना हो, मौसा कहना हो, बड़े पापा हो, छोटे पापा हो, सबके लिए एक शब्द होता है अंकल। क्यों? क्योंकि यूरोप में या अंग्रेजी भाषी देश जो हैं, वहां हमारे जैसा कोई संबंध नहीं होता है। वहां एक संबंध होता है, एक मेन होता है, एक वोमेन होता है, एक लेडीज होती है और एक जेंट्स होता है। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग संस्कार हैं और उसके आधार पर अलग अलग संबंध बनाए गए हैं। चाचा हमारे पिताजी के भाई हैं, फूफा हमारे पिताजी के आदरणीय हैं, हमारे लिए बड़ी सम्माननीय हैं। मामा का स्थान बहुत ऊपर है, मौसा का भी स्थान हमारे यहाँ बहुत ऊपर है। लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा के दृष्टिकोण से जब जैसे ही हम इसको कहते हैं तो हमारी भाषा में आकर के बहुत सारी गालियां हो जाती है, अमर्यादित शब्द हो जाते हैं। तो इसलिए भी हमको संस्कृत पढ़ना है कि हम उन संबंधों को नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ जो संबंध है और इसको केवल हम संस्कृत में ही समझ सकते हैं कि मामा का कितना महत्व है हमारे जीवन में, मौसा का कितना महत्व है, फूफा का कितना महत्व है और चाचा का कितना महत्व है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जब हम देखेंगे, बहुत सारे रिलेशन जब हम देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि अंग्रेजी से ज्यादा उपयोगिता हमारे लिए संस्कृत की है, ताकि हम इसको समझ सकें। ये आया तीसरा बिंदु, एक बड़ी व्यंग्यात्मक और कहा जाए कि व्यंग के साथ हास्य भी कहा जाए तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। वैसे इसका प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक हास्य ही समझिए, लेकिन यथार्थ हास्य है। अगर कहा जाए कि हम पढ़ाते हैं, हम सभी लोग पढ़ते हैं बचपन में, जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो क्या आपको पता है कि हम अपनी जब संस्कृत और या संस्कृति में पढ़ते हैं तो अ से शुरू करते हैं पढ़ना, और अ से जब हम पढ़ते हैं तो अ से होता है, हमारे यहां पढ़ाया जाता है अनार, आ से आम, आम। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अंत में जब जाते हैं तो हम इसको अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को ज्ञानी बना देते हैं। देखिए कितना बड़ा दर्शन है यहां, यह फिलॉसफी है हमारी। फल से मैंने शुरू किया अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना, और उसको ज्ञानी बनाते हैं। और वही जैसे ही हम अंग्रेजी की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया, वो भी पढ़ाते हैं।
एप्पल से उन्होंने भी शुरू किया, फल उनके यहां भी आवश्यक है, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं और अंत में जाते हैं तो आप देखिएगा, इसको बुरा नहीं मानेंगे, अन्यथा नहीं मैं बता रहा हूं, इसको जब आप देखते हैं तो अंत में हम आप सभी लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है जेड फॉर जेबड़ा, यानी जेबड़ा। आप समझ रहे होंगे कि यह वह प्रजाति है कि ना तो यह अपना अश्व हो सकता है और ना ही यह गदर्भ है। गदर्भ होता तो बोझा ढोने का काम करता और अश्व रहता तो किसी रेस में भाग लेता। हमारी स्थिति भी ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि पढ़ते तो हम अंग्रेजी हैं, लेकिन संस्कृति और समाज जो हमारा है उसमें हम अपने को नहीं ढाल पाते हैं, और ना हम घोड़ा बनते हैं और ना गधा बनते हैं, बल्कि हम जेबड़ा बन जाते हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि अंग्रेजी का अपमान हो जाए, अंग्रेजी भी भाषा है, और अंग्रेजी आज निश्चित रूप से आज पूरे विश्व के लिए अनिवार्य भाषा के रूप में इसको माना गया है, माना जा रहा है। हम आप भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ें अंग्रेजी, हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ा जाए और संस्कृत को अपनी संस्कृति के रूप में पढ़ा जाए, ज्यादा आनंददायक होगा। आज जितने विकसित देश हैं, जिसको हम लोग विकसित कहते हैं, जापान है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, आप हम देखेंगे कि फ्रांस जो है एक विकसित देश है, लेकिन वहां अंग्रेजी नहीं बल्कि वहां फ्रेंच में पढ़ाई होती है। चीन, वहां चीनी में पढ़ाई होती है। जापान, जापानीज पढ़ाई होती है। और हम भारतीय जो हैं, हमारी कोई भाषा नहीं। हमारी भाषा जब तक यह संस्कृत थी, हमारी बोलचाल की भाषा थी, हमारे लेखन की भाषा थी, हमारे पढ़ने की भाषा थी, तब तक हम विश्व गुरु थे। और आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं हो तो निश्चित रूप से वह सर्वोत्तम स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको जो पुरस्कार मिला, उनकी अपनी भाषा बांग्ला में लिखने के चलते उनको पुरस्कार मिला था। और आज भी हम अगर अपनी भाषा में कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आत्मसंतुष्ट होते हैं। और आत्मसंतुष्ट होने के साथ साथ हम जो भी अभिव्यक्त करना उस चीजों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरी भाषाओं में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भी इसको अन्यथा पूर्व में ही मैंने कहा है कि इसको अन्यथा नहीं लेंगे, इसको भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ें। तो केवल अंग्रेजी को ही क्यों पढ़ें? अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी पढ़िए, जापानीज पढ़िए, इटालियन पढ़िए, चीनी पढ़िए। विश्व में बताया जाता है कि लगभग 2796 को भाषाएं, तो 2796 में जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को आप जान सकते हैं उतना जानिए। लेकिन अगर उतना नहीं जान सकते हैं तो अपनी भाषा को तो पूर्ण रूप से जानिए। और अपनी भाषा हमारी संस्कृत है, और अगर हमको संस्कृत का ज्ञान हो जाता है तो मैं निसंदेह और दावे के साथ कहता हूं कि हिंदी तो हमें आ ही जाता है, साथ साथ दक्षिण भारत की कितनी भाषाएं जो है हमें आसानी से आ जाती है। और संस्कृत आने का अर्थ हो गया कि हम बहुत सारी बोलियों को जान जाते हैं, व्याकरण की हमारी शुद्धता हो जाती है, और व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम एक सबल मनुष्य बनते हैं। इसलिए भी हमको संस्कृत जानना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा जो संस्कृत के दृष्टिकोण से आपको बड़ा उपयोगी होगा। उसको आप देखेंगे और हमें लगेगा कि शायद उसके बाद आप संस्कृत के प्रति रुचि आपकी उत्पन्न होगी। हम सभी लोगों ने पूर्व से ही पढ़ा है। हमारे संस्कृत में भी आपने देखा होगा सह, तौ, ते,
त्वम, युवाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। हम लोगों ने पढ़ा है, अंग्रेजी में इसी को हम लोग पढ़ते हैं ही, दे, यू, आई और वी। ये हमारे अंग्रेजी हैं और ये हमारे संस्कृत। स्वतः आप देख सकते हैं, स्वतः आप देख सकते हैं कि जितना यहां करता है, जितना सब्जेक्ट आपका है, उससे हमारी संख्या ज्यादा है पुरुष से। आप देखते आ रहे हैं, यही है। और इसी को हम लोग यहां जब सेट करते हैं तो संस्कृत के दृष्टिकोण से जैसे ही हम सेट करते हैं तो आपको मिलेगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष। नंबर में आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। अब इन्हीं चीजों को हम यहां जब लिखते हैं तो हम यहां लिखते हैं सह, यहां लिखते हैं तो, और यहां लिखते हैं ते। त्वम, युवाम और यूयम। अहम, आवाम और वयम। आप देख रहे होंगे कि ये जो भी चीज है इसको हमने यहां व्यवस्थित किया है, इसको सजाया है। और हमारे कहने भर से नहीं बल्कि आप सभी लोग विद्वत लोग हैं, आपको पता होगी कि निश्चित रूप से संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, ये सभी लोग मानते हैं। अन्य भाषाओं को नहीं तो कम से कम अंग्रेजी से प्राचीन तो है, ये तो सभी लोग दावे के साथ कह सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में इसी को कैसे किया गया, कैसे व्यवस्था की गई है। अंग्रेजी में सबसे पहले किया गया, उन लोगों ने भी यही किया है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जरा विचार कीजिए कितना बड़ा दर्शन है हमारा यहां। यह केवल एक भाषा नहीं है, यहां हमारा दर्शन छिपा हुआ है। यह हमारी फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी। देखिए यहां कुछ नहीं किया गया, भाषा यही है, इसको केवल हमने ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया है। और मैंने कहा कि मैंने एक भाषा का सृजन कर दिया। जैसे सह बने वह होता है हमारा, तो इन्होंने प्रथम पुरुष को यहां ले लिया, यहां इन्होंने कहा कि यहां ही होगा और यहां दे होगा। प्लूरल में दे होगा और सिंगुलर में ही होगा। और मेरा जो नीचे था उसको इन्होंने ऊपर किया, यहां आई होगा और यहां वी होगा। बाकी को इन्होंने चेंज भी नहीं किया,
क्योंकि इनके पास वैसी व्यवस्था नहीं थी जिसको इन्होंने चेंज नहीं किया। अब मैं आपको दर्शन की बातें बताता हूं। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें शब्दों की संख्या जो पहले ही मैंने बताया कि वर्ण जो होते हैं, तो वर्ण हमारे संस्कृत में ज्यादा है, अंग्रेजी में कम है। तो कम है और ज्यादा है यहां देखेंगे आप लोग। और आज वो हर एक चीज हम अपनी संस्कृति में करते जा रहे हैं कि जिन चीजों को हम कम कर देंगे, छोटा कर देंगे, वह स्मार्ट हो जाएगा। हमारी ये प्रकृति बनते जा रही है। यहां देखेंगे सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि द्विवचन को खत्म किया, छोटा कर दिया, द्विवचन खत्म। उनके पास सिर्फ एक वचन है और बहुवचन है, यानी दो का महत्व नहीं है। जरा विचार कीजिए, हमारी सृष्टि से आज तक बिना दो के किसी काम को हम कर ही नहीं सकते हैं। दो नहीं तो कुछ नहीं, सृष्टि नहीं चल सकती है। धरती नहीं तो आकाश का कोई महत्व नहीं, असत्य नहीं होगा तो सत्य का कोई महत्व नहीं है, चंद्र नहीं है तो सूरज का महत्व नहीं है, स्त्री नहीं तो पुरुष का कोई महत्व नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं भाई, दो नहीं, एक अकेले आने तो पूरी दुनिया। ये है दर्शन। इसके बाद दूसरा दर्शन देखेंगे, इसी में कितना जबरदस्त है भाषा और पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से। प्रथम पुरुष, हमारे यहां प्रथम पुरुष का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो हमारे पास नहीं है, लेकिन सम्मान सबसे पहले उसको दिया जाए जो हमारे पास उपस्थित नहीं है। हमारे यहां कोई भी उत्सव हो, कोई भी संस्कार आयोजित हो, उन 16 संस्कारों में भी जो हमारा अभिष्ट है, और अगर वह मेरे पास उपस्थित नहीं है तो प्रथमतः हम लोग यही करते हैं कि सर्वप्रथम उसकी पूजा की जाती है। हमारे गुरुजी उपस्थित नहीं हुए, हमारे बड़े अभिष्ट उपस्थित नहीं है, तो प्रथमतः हम उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद जो हमारे साथ है, जो मेरा सहयोगी है, जो सदैव हमको साथ देने वाला है, उसको हम मध्यम पुरुष में रखते हैं। और तब अंत में जो कुछ बचता है अवशिष्ट के तौर पे, मैं रहता हूं, हम लोग रहते हैं। तो इसीलिए मैं उत्तम हूं, इसीलिए हमको उत्तम बताया गया कि पहले मैं, दूसरे को करने के उपरांत जो बचेगा तब मेरा, इसलिए मैं उत्तम हूं। लेकिन यूरोप की संस्कृति ऐसी नहीं है। यूरोप में पहले मैं, जो कुछ भी हो मैं, मेरा होना चाहिए। इसके बाद चूंकि तुम मेरे सहयोगी हो, मेरे स्वार्थ में, मेरे कार्यों में, तो इसके बाद तुम हो, और बचेगा तो किसी और को। देख लीजिए कितना बड़ा दर्शन, कितना बड़ा इंडियन फिलॉसफी है हमारे शिक्षा में। और पढ़ाई का तो मतलब ही होता है कि हमारे जो भी पाठ्यक्रम बनते हैं वो हमारे दर्शन को आधार बना करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये हर एक चीज छोटा किया गया, और छोटा करके आज हम स्मार्ट बनते हैं। हमारी भाषा जो है वह संकुचित होते जा रही है, हमारे कपड़े संकुचित होते जा रहे हैं, हमारे भोजन संकुचित होते जा रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं संकुचित होते जा रही है। मैंने कहा जाए कि हमारे व्यवहार में आने वाले वो हर एक चीज, चाहे वह चर हो या अचर हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी को अगर जो जिस जैसा है उसको केवल छोटा कर दीजिए, आप स्मार्ट हो जाइए। आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए, 4 लाइन अगर आपको अंग्रेजी के आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो आप स्मार्ट है। और 4 लाइन अगर वो नहीं आते हैं तो आप स्मार्ट नहीं है। इसलिए भी हम अपने दर्शन को जाने, हम अपनी संस्कृति को जाने, इसलिए भी हमको अंग्रेजी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत को पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृत अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी तो ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी तो इससे बहुत नीचे की चीजें हैं, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो संस्कृत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कोई भी देश अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के उत्थान के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है वह उसको आधार बना के, अपनी संस्कृति को आधार बना करके ही होता है।
आपने सुना होगा एक छोटी सी कविता, मैं आपको अंग्रेजी की बताता हूं। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना है, पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ एक कविता अंग्रेजी में आती है, रैन रैन गो अवे कम्स अनदर डे। हमारे यहाँ तो इंग्लैंड में ऐसा कहा जा सकता है, यूरोप में ऐसा कहा जा सकता है, अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि हे वर्षा, हे बादल, तुम आज मेरे यहाँ नहीं आओ, तुम मेरे यहाँ आने की तुमको आवश्यकता नहीं है। अरे लेकिन हमारी संस्कृति उनके यहाँ हो सकता है, वो शीत कटिबंधीय प्रदेश हैं, वहां वर्षा की आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो वर्षा नहीं हो तो हमारा तो सारा का सारा अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगा। हमारे किसी भी पुस्तक में, हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में, देश के किसी भी भाषाओं में, हमारी चाहे बोलियों में कहीं ऐसी कोई कविता नहीं लिखी गई है। तो इसलिए हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने दर्शन की रक्षा करने के लिए, देश के सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचने के लिए हमको संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। पुनः आगे अगर मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा और आप लोगों को इससे आगे ले चलूंगा। और अगर आपका मेरा साथ रहा तो संस्कृत में मैं आपको कहता हूं कि मैं निश्चित रूप से अन्य भाषाओं से ऊपर आपको बनाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।